नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। इंडिया टुनाइट में आपका स्वागत है। शिवसेना का चुनाव निशान है बाघ। पार्टी रह रहकर अपनी दहाड़ से इसका एहसास कराती रहती है, लेकिन आज ये दहाड़ बहुत कमजोर दिखी। ये बाघ जिसका राजनीतिक पेट फाड़ने की बात कर रहा था, आज उसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिखा। वक्त वक्त की बात है, कभी हम में तुम में करार था। तुम्हें याद हो कि न याद हो, फिर हम में तुम में हो गई तकरार। वो बोले चूहा, वो बोले बाघ, वो तो ठहरे बाघ। खूब हुई गुर्राहट, फिर बाघ को वक्त बदलता दिखा और फिर बाघ की कई गुर्राहट। जी हां, वक्त और हवा बदले तो चाल भी बदल गई। महाराष्ट्र की राजनीति इस पुरानी सच्चाई पर मुहर लगाती दिख रही है। वोटिंग के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की संभावना की हवा चल रही है और इस हवा ने शिवसेना की चाल बदल दी है। शिवसेना का बाघ कल तक बीजेपी पर गुर्रा रहा था, आज उसकी गुर्राहट धीमी पड़ गई। यह स्वाभिमान की बात तो कर रहा है, लेकिन ज्यादा जोर अब तलखी दूर करने पर है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आने वाले हैं। संकेत बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं और ऐसे में शिवसेना को अपनी पुरानी दोस्त की याद आ रही है। गठबंधन टूटने के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब शिवसेना ने बीजेपी पर हमला ना किया हो। लेकिन मतदान के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी के अव्वल नंबर आते ही शिवसेना की बोलती काफी हद तक नरम हो गई। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि चुनाव परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी दिवाली होगी और किसका राजनीतिक दिवाला निकलेगा। जिन्हें सट्टा प्रिय होता है उनको बट्टा जरूर लगता है। महाराष्ट्र के संयम की कोई परीक्षा ना ले, स्वाभिमान की आग फिलहाल प्रज्वलित है। ऐसे में जो इस आग से खेलने की कोशिश करेगा उसे इसका भुगतान भी करना होगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपने लेख के आखिर में लिखा है कि जो जल तक पहुंचेगा वही पानी चखेगा। यही लोकतांत्रिक सत्ता का नियम है। अब ना तो विवाद चाहिए और ना ही कटुता। मन टूटे हुए हैं, उन्हें जोड़ना कठिन है, परंतु अब महाराष्ट्र में स्थिरता और शांति की आवश्यकता है। उसके लिए चुनावों के परिणामों के दिन की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा। खुद उद्धव ठाकरे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अगर तलखी भुलाने की बात शिवसेना कर रही है तो इसकी बड़ी वजह बीजेपी का कड़ा रुख है। पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए नितिन गडकरी ने शिवसेना को डपटा था। कहा था कि अगर शिवसेना ने माफी नहीं मांगी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से उसके मंत्रियों को हटना होगा। भास्कर न्यूज से बातचीत में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कड़ा रुख दिखाया था। गठबंधन को तो आप एक सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के लीडर जो आपके पूर्व अध्यक्ष रहे गडकरी जो हों और अन्य लीडर्स, वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा संभव है और इसीलिए आप शायद आप लोग शिवसेना के प्रति बहुत ज्यादा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई संभव है, क्योंकि अब वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार का जमाना गया। अब जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकारें नहीं बनेंगी, अब स्पष्ट जनादेश की सरकारें बनेंगी। कहने को तो उद्धव ठाकरे ने भी टूटे मन को जोड़ने में आने वाली मुश्किल का जिक्र किया है, लेकिन ये सभी चुनावी नतीजों के पहले की बातें हैं। ये तय है कि 19 अक्टूबर के बाद बातों का रुख बदल जाएगा। सख्ती के बाद मेल मिलाप के संकेत बीजेपी की तरफ से भी आने शुरू हो गए हैं। अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर प्रहार करने वाली शिवसेना अचानक बदल क्यों गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है चुनावी सर्वे। जिस तरह से आज सामना के संपादकीय में बीजेपी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, इससे साफ पता चलता है कि उद्धव ठाकरे कतई नहीं चाहते कि अगर बीजेपी की सत्ता बने तो शिवसेना उनसे दूर रहे, क्योंकि अगर बीजेपी शिवसेना को साथ लेकर नहीं चलती है तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना का वजूद खतरे में पड़ सकता है। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो मन टूटा है। स्वाभिमान की आग जैसी बातों के साथ शिवसेना अब कटुता भुलाने की भी बात कर रही है। भास्कर न्यूज पर हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच ये कटुता किस तरह बढ़ती गई। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि ऐसी कौन सी वो बातें थी जो कभी दोस्त रही इन दोनों पार्टियों ने हाल के दिनों में एक दूसरे के बारे में कहीं। कैसे वार पलटवार का ये सिलसिला चला। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे के भड़कते जज्बात को खूब जगह मिली।
पार्टी को इस बात का एहसास था कि चुनाव में बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर है, इसलिए शिवसेना ने बीजेपी को अपना मुख्य विरोधी करार दिया था। सामना में लिखा गया था, बीजेपी ने खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की फौज लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को पराजित करने का बीड़ा उठाया है। इस सब के बाद बीजेपी नेता सवाल पूछेंगे कि शिवसेना का असली शत्रु कौन है, वो किससे लड़ रही है। लेकिन हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी मरे हुए सांप हैं, इन सांपों से कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमारे एक समय के दोस्त का ढोंग जनता के सामने लाना महाराष्ट्र के हित के लिए हम अपना कर्तव्य मानते हैं। शिवसेना और बीजेपी में इससे पहले भी शब्दों के तीर चल चुके थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि हमने एक चूहे से बाघ निकाला और वही बाघ अब हमें डरा रहा है। इस पर शिवसेना ने पलटकर कहा था कि चूहा नहीं, बाघ हैं शिवसैनिक, विरोधियों की राजनीतिक अंतड़ियां निकाल कर दिखा देंगे। सामना में जो छपा वो आपने देखा। दोपहर के सामना में तो और भी जोरदार हमला हुआ था। बीजेपी को यदि शिवसेना ने बीजेपी स्टाइल में ही लोकसभा चुनाव से पहले दांव मारा होता तो मोदी के बाप दामोदर दास भी बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते। लेकिन यह हमला तो खुद शिवसेना को हजम नहीं हुआ था। पार्टी ने कहा था ये दोपहर के संपादक की राय है, पार्टी की नहीं। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज। और अब वो खबर जो तमिलनाडु की अम्मा के लिए बड़ी राहत लेकर आई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। जयललिता की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अम्मा को जमानत दे दी है। फिलहाल जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु जेल में बंद है। इस जश्न को देखिए, इस खुशी को महसूस कीजिए। ये अम्मा की जमानत का जश्न है। शुक्रवार दोपहर बाद जैसे ही ये खबर आई कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत मिल गई है, जयललिता समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग सड़कों पर ही जश्न मनाने लगे। लोग इतने खुश हो गए थे कि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। आखिर ये खुश हो भी क्यों ना? आखिरकार जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत जो मिली थी। आखिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को जमानत जो मिली थी। ये बात और है कि कोर्ट ने जयललिता को ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दिया है। कई टर्म एंड कंडीशन के साथ दिया गया है। वकील ने आश्वासन दिया कोर्ट को कि वो खुद एक चिट्ठी लिखेगी सारी पार्टी के प्रमुख लोगों को कि कोई हिंसा तमिलनाडु में नहीं हो सकती और जजेस के बारे और किसी के बारे कुछ अनाप शनाप बात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा जजेस ने कि हम ये जो आश्वासन दिया है इसको नोट करते हुए कहते हैं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी कोई बयान देता है कि मेरे साथ या मेरे अन्य लोगों के साथ कुछ भी हिंसा का कोई घटना हुई है तो तुरंत हम यहां आपको बुला करके उसकी बेल कैंसिल करने की सुनवाई सुनेंगे। जयललिता समर्थकों ने हंगामा या हिंसा की तो जमानत रद्द हो जाएगी। जज के खिलाफ अगर अपशब्द कहे गए तो जमानत रद्द हो जाएगी। अगर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो अम्मा को सीधे जेल जाना होगा। इसके पहले स्पेशल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने और 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उन्होंने 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय कर दी थी। लेकिन चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की बेंच ने जयललिता को राहत दी और साथ ही चेताया कि अगर 18 दिसंबर तक पेपर बुक पेश नहीं होती है तो एक भी दिन की ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी। साफ है कि इस फैसले से जयललिता की परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीषा लाल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और अब खबर बिहार से। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने एक और विवादित बयान दिया है। मोतिहारी में उन्होंने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों से बचें, अस्पताल में अपना इलाज कराएं। मांझी ने कहा कि वो गरीबों की मुश्किलों को जानते हैं, इसीलिए गरीबों के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों का वो हाथ कटवा लेंगे।
पटना में यही दवा में जब घोटाला कुछ किया तो कितने लोग आज घर बैठने जा रहे हैं। पीएमसीएच में गड़बड़ी हुई, हम कितने लोगों को घर बैठा दिया। लोग कहता है आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हम कहते हैं जीतन मांझी बुद्धू है, जीतन मांझी गरीब घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। अब इसीलिए हमने किया है। तो लगातार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं जीतन राम मांझी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार भले ही राम मंदिर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुकी हो, लेकिन आरएसएस इस मुद्दे को भूलने को तैयार नहीं है। लखनऊ में आज से शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय मंडल कार्यकारिणी बैठक में संघ के नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में ऐलान किया कि राम मंदिर मुद्दा भले ही मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में ना हो, लेकिन बीजेपी देर सवेर इस मुद्दे को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। संघ की 3 दिवसीय बैठक सियासी गणित के हिसाब से काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बहाने संघ यूपी में युवाओं को अपने साथ लाने की कवायद पर काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में संघ की सक्रियता बीजेपी के लिए काफी मुफीद साबित हुई थी। अब संघ यूपी में अपनी जड़ें गहरी करने की कवायद में जुटा है। लखनऊ की इस बैठक में राम मंदिर पर संघ की बेबाक बयानी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने साफ कर दिया कि राम मंदिर निर्माण भाजपा के घोषणा पत्र में है, उस पर यहाँ चर्चा किए जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास 5 साल है, वो अपना काम करेगी। 5 साल के इसमें हम पहले कौन सा दूसरे कौन सा देश में प्रायोरिटी तय करना सरकार के अपने हिसाब से करने चाहिए। 5 साल दिए हैं तो वो करने के लिए हम भी समय देना चाहिए, देश के लोग दे रहे हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए कानून बनाने की बात करती रही है। आज जबकि बीजेपी केंद्र में बहुमत में है, ऐसे में आरएसएस का एक धड़ा राम मंदिर को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन संघ सीधे सीधे राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने से भी बच रहा है। मंदिर मुद्दे पर संघ ने साफ कर दिया है कि धर्माचार्य जो फैसला लेंगे आरएसएस उसका समर्थन करेगा और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से इस मामले पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले से कहा है, एक धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में हम वो जो कदम लेंगे हिंदू समाज के और मंदिर के समर्थन में संघ उसके समर्थन समय समय पर करेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को देखते हुए संघ राज्य में अपने विस्तार को लेकर काफी संजीदा है। आरएसएस की इस बैठक को भी इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। संघ की इस बैठक को खास माना जा रहा है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर खास चर्चा होगी, इसलिए इस बैठक के सियासी मायने बढ़ गए हैं। परवेज सागर, भास्कर न्यूज, लखनऊ। वर्तमान विस्फोट मामले में हर रोज नई कहानी सामने आ रही है। जांच में लगी एनआईए और एनएसजी को अलग अलग इलाकों से बम मिले। ऐसे में राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं सीपीआई ने लगातार मिल रहे विस्फोटकों के लिए टीएमसी के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस को भी निशाने में लिया है। छोटे से घर में हुआ था धमाका, जहां से निकले थे आतंकी कनेक्शन, मिले थे कई बम। एनआईए और एनएसजी ने ली जांच अपने हाथ। अब फिर मिला हथियारों का जखीरा, 60 हथगोले, 100 क्रूड बम। बर्दवान में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पिछले दिनों हुए धमाके के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी यहां से हथगोले मिल रहे हैं तो कहीं पर कई घर आपस में सुरंग से जुड़े मिले हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए बर्दवान विस्फोट की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। पुलिस को मालदा जिले के कालिया चौक इलाके से 100 क्रूड बम मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है कि ये कब और किसने रखे। रेड করেছে, উদ্ধার হয়েছে কিছু মেটেরিয়ালস অ্যাপিয়ার টু বি এক্সপ্লোসিভস। আমরা সিআইডি বম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দিয়েছি, যারা এখানে আছে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে गए। যা আইনি প্রক্রিয়া আছে সেটা চালানো হবে, যা প্রসেস আছে সেটা করা হবে। इतना ही नहीं, जांच में लगी एनआईए की टीम को खगड़ागढ़ के पास हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा मिला है। इसमें 60 बम और हथगोले शामिल हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को एनएसजी, एनआईए और स्थानीय पुलिस ने घेर लिया है। लगातार मिल रहे हथियारों से जांच एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं।
तो आए दिन हो रहे नए नए खुलासों से इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बंगाल में जो आज स्थिति हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है और साथ ही साथ मुस्लिम आतंकवादी और इस्लाम परस्त वो तमाम संगठन जो संकीर्णतावादी हैं वो है। इन सब लोगों ने मिलकर के ही तो वामपंथी मोर्चे कम्युनिस्टों को सरकार से हटाया था। इन 34 सालों में कभी किसी प्रकार का आतंकवाद पश्चिम बंगाल में सर नहीं उठा सका। तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में तृणमूल नेताओं, खास तौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विस्फोट की चपेट में सारा बंगाल जब जल रहे हैं तब हमारा मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री शायद किसी ने नहीं देखा होगा। फिलहाल जांच एजेंसियां अलग अलग कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन सब के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और उसके इरादे क्या हैं। वर्धमान के मदरसे में छापामारी के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादी ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ जैविक और रासायनिक हथियार बनाने की भी तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ मिले दस्तावेज से ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में आकर आतंकवादी संरक्षण लेते थे और किसी बड़े घटना को अंजाम देकर यहाँ से वापस बांग्लादेश आसानी से निकल जाने की प्लानिंग में थे। वीडियो जर्नलिस्ट सैकत सेन के साथ कृपा शंकर झा, भास्कर न्यूज, कोलकाता। तो जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वर्धमान आतंक का नया गढ़ बनता जा रहा है। और अब बात करेंगे विदेशों में जमा काले धन की। बीजेपी काले धन को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, पार्टी की सरकार बनी, काले धन की तलाश की कोशिश तेज हुई, लेकिन अब विदेशों में भारतीयों के बैंक खातों का ब्यौरा सार्वजनिक करने से इनकार कर पार्टी निशाने पर आ गई। हालांकि एक बड़ी उपलब्धि यह मिली है कि स्विट्जरलैंड ने अपने यहां काला धन रखने वाले भारतीयों का नाम भारत सरकार को बताने पर सहमति जता दी है। अभी तक स्विट्जरलैंड इससे इनकार करता रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में काले धन से जुड़े खातों का ब्यौरा देने में असमर्थता जताई है। तर्क वही दिया है जो यूपीए सरकार का था। खातों का ब्यौरा सार्वजनिक न करने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौतों को वजह बताया। तो स्विट्जरलैंड ने स्वीकार किया कि उन नामों के संबंध में वो डिटेल्स दे देंगे जो आज तक वो इनकार करते रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि काला धन रखने वालों के नाम सिर्फ संबंधित एजेंसियों को ही बताए जा सकते हैं। धन के मुकदमे में अगर सारे नाम क्लोज किए जाए तो आगे जो ट्रीटीज और करनी है वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब ट्रीटीज में कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविजन रहता है। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जो याचक हैं उस याचिका में पिटिशनर इन पर्सन जो हैं उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कोर्ट में कि मैं इस बात को शर्मनाक मानता हूं और मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि ये कैसी शर्मनाक बात है कि जो अर्जी शायद उन लोगों को देनी चाहिए थी जिनके वो नंबर्ड अकाउंट्स हैं उन विभिन्न देशों में, वो अर्जी आज सरकार दे रही है माननीय अटॉर्नी जनरल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार द्वारा काले धन से जुड़े लोगों का नाम सार्वजनिक न करने की बात पर सरकार और नरेंद्र मोदी खुद घिरते नजर आ रहे हैं। अब जनता और राजनीतिक पार्टियों को इंतजार है तो नमो के जवाब का। वीडियो जर्नलिस्ट बलबीर के साथ राकेश सक्सेना, भास्कर न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की और देश की सुरक्षा की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। मोदी ने यह मुलाकात पाक और चीन से लगातार बढ़ रहे तनाव के बाद की और तीनों सेना अध्यक्षों को पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर रणनीति को लेकर निर्देश भी दिए। अब भारत किसी दुश्मन की मनमानी सहन नहीं करेगा। अब दुश्मनों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। देश में कोई दुश्मन सेंध ना लगा सके, इसके लिए अब केंद्र भी सख्त रवैया अपना रहा है। सीमा विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी शामिल थे। बैठक में नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर अपना नजरिया पेश किया।
तो वहीं देश की सुरक्षा को लेकर सेना प्रमुखों की राय भी जानी। इस दौरान भारतीय सीमा पर पाक की तरफ से हो रही फायरिंग, चीन की ओर से बार बार होता अतिक्रमण और अरुणाचल प्रदेश में भारत की ओर बन रही सड़क पर विवाद जैसे मुद्दों की भी चर्चा हुई। सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए तीनों सेना प्रमुखों के साथ मोदी की ये पहली बैठक थी। वहीं मोदी के इस कदम को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और रक्षा विशेषज्ञ एक अच्छा कदम मान रहे हैं। मोदी जी हर महीने सेनाओं के जो प्रमुख उनसे मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहली बार है ये, पहले यूपीए सरकार में ऐसा नहीं था। मीटिंग में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो अभी डिटेल आने बाकी हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि एलओसी के ऊपर जो हमारी सेनाओं ने किया है, जब सरकार ने उनको छूट दी थी, जो सजा पाकिस्तान को मिली है वो बात भी चलेगी। प्रधानमंत्री के साथ ये पहली मीटिंग है प्रधानमंत्री जी की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और ये उच्च पृष्ठभूमि में हो रही है, जबकि अभी काफी चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में बड़ी कटुता थी। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान के साथ एलओसी पे बहुत फायरिंग हुई है, तो इन सब चीजों के बारे में बात होगी। चीन और पाक की नापाक हरकतों को देखते हुए मोदी की तीनों सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुख से मुलाकात कर देश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ रहे तनाव से मुकाबला करने के लिए सेना को हर समय चाक चौबंद रहने का निर्देश भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अवध के साथ प्रफुल्ल कुमार सिंह, दिल्ली, भास्कर न्यूज। और अब बात भारत की एक बड़ी कामयाबी की। भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया। निर्भय नाम की यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इंडिया टुनाइट में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला भास्कर न्यूज पर लगातार जारी। नमस्कार।